हेलो स्टूडेंट्स ऑफ बीकॉम फर्स्ट ईयर बिजनेस इकोनॉमिक्स में आज हमारा टॉपिक है डिस्टिंक्शन बिटवीन सेलिंग कॉस्ट एंड प्रोडक्शन कॉस्ट, यानी कि विक्रय लागत तथा उत्पादन लागत में अंतर। इसमें सुनिए, उत्पादन लागत उत्पादन का वह व्यय है जो वस्तु के उत्पादन तथा यातायात द्वारा वस्तु को क्रेता तक पहुंचाने में खर्च होता है, जबकि विक्रय प्रोत्साहन पर किया जाने वाला व्यय विक्रय लागत कहलाता है। चैम्बरलिन के अकॉर्डिंग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्लूड्स ऑल एक्सपेंसेस विच मस्ट बी met in order to provide the commodity or service, transport it to the buyer and put it into his hands ready to satisfy his wants. Cost of selling includes all outlays made in order to secure a demand or a market for the product। यानी कि चैम्बरलिन के अनुसार उत्पादन लागत में वे सभी व्यय शामिल होते हैं जिन्हें वस्तु एवं सेवा को प्रदान करने, उसको क्रेता तक परिवहन करने तथा उसके हाथों में देने के लिए करना आवश्यक होता है। विक्रय लागतों में वे व्यय शामिल होते हैं जो किसी वस्तु की मांग अथवा बाजार का सृजन करने के लिए किए गए हैं। नंबर 2 है, आगे हैं, इसके अतिरिक्त उत्पादन लागत किसी वस्तु की पूर्ति से संबंधित है, जबकि विक्रय लागत वस्तु की मांग को परिवर्तित करती है। दूसरे शब्दों में उत्पादन लागतें वस्तु के मांग पक्ष को प्रभावित नहीं करती, जबकि विक्रय लागतें वस्तु के मांग वक्र की स्थिति में परिवर्तन कर देती हैं। किसी दी हुई वस्तु के उत्पादन एवं उसकी बिक्री में लगी हुई समस्त लागतों में से वे लागतें जो वस्तु के मांग वक्र को बदल देती हैं विक्रय लागतें हैं, तथा जो मांग वक्र को नहीं बदलती उत्पादन लागतें होती हैं। रहता है एवरेज सेलिंग कॉस्ट, यानी कि औसत विक्रय लागत। बढ़ती हुई विक्रय लागतें बिक्री को बढ़ाती हैं। चैम्बरलिन के विचार में उत्पादन लागत की ही भांति विक्रय लागत भी परिवर्तनशील अनुपात के नियम की विभिन्न अवस्थाओं से प्रभावित होती हैं। दूसरे शब्दों में विक्रय लागतों में भी 3 प्रकार के प्रतिफल उत्पन्न होते हैं: बढ़ते हुए बिक्री प्रतिफल, स्थिर बिक्री प्रतिफल और घटते बिक्री प्रतिफल। अब हेडिंग है हमारा चैम्बरलिन्स मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, यानी कि चैम्बरलिन की एकाधिकृत प्रतियोगिता। इसमें सुनिए, वर्ष 1933 सूक्ष्म अर्थशास्त्र माइक्रो इकोनॉमिक्स के लिए एक महत्वपूर्ण वर्ष सिद्ध हुआ, क्योंकि इसी वर्ष प्रोफेसर चैम्बरलिन द्वारा प्रतिपादित पुस्तक द थ्योरी ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन तथा श्रीमती मिसेस जॉन रॉबिन्सन द्वारा प्रतिपादित पुस्तक है इकोनॉमिक्स ऑफ इम्परफेक्ट कंपटीशन प्रकाशित हुई। दोनों अर्थशास्त्रियों की विचारधारा गैर पूर्ण प्रतियोगी नॉन परफेक्ट कॉम्पिटिटिव संरचनाओं को स्पष्ट करती है। अब आता है प्रोफेसर करती है, आगे सुनिए। यह एक संयोग मात्र है कि दोनों महत्वपूर्ण पुस्तकें एक ही वर्ष में प्रकाशित हुई, जबकि दोनों अर्थशास्त्रियों का कार्य पूर्णतः स्वतंत्र था। आधुनिक समय में सामान्यतः दोनों विचारधाराओं को समरूप माना जाता रहा है। प्रोफेसर चैम्बरलिन अपनी एकाधिकृत प्रतियोगिता की विचारधारा की अपूर्ण प्रतियोगिता विचारधारा पर श्रेष्ठता का दावा करते हैं।
प्रोफेसर चैम्बरलेन के विचार में उनका सिद्धांत श्रीमती जॉन रॉबिन्सन के सिद्धांत से पूर्णतः भिन्न है। दोनों अर्थशास्त्रियों के विचारों का तुलनात्मक अध्ययन रॉबर्ट ट्रिफिन अपनी पुस्तक मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन एंड जनरल इक्विलिब्रियम थ्योरी में निम्नलिखित बिंदुओं पर करते हैं। यह दोनों अर्थशास्त्री एक समान समस्या का हल ढूंढने में कार्यरत हुए थे। क्या दोनों अर्थशास्त्री अपनी समस्या का हल एक समान कार्यपद्धति द्वारा ढूंढ रहे थे? क्या दोनों अर्थशास्त्रियों ने एक समान तकनीकों का प्रयोग किया? क्या दोनों अर्थशास्त्री एक समान निष्कर्ष पर पहुँचे? रॉबर्ट ट्रिफिन के अनुसार दोनों अर्थशास्त्रियों की समस्या एक समान थी। दोनों ही अर्थशास्त्री पूर्ण प्रतियोगिता एवं एकाधिकार की विचारधाराओं के विरोधी थे। उनके अनुसार पूर्ण प्रतियोगिता एवं एकाधिकार दोनों ही जीवन की वास्तविकता से दूर हैं। प्रोफेसर चैम्बरलेन पूर्ण प्रतियोगिता एवं एकाधिकार के मध्य की वह बाजार स्थिति ढूंढना चाहते थे जिसमें अनेक फर्में वस्तु विभेद करते हुए प्रतिस्पर्धा करें, जबकि श्रीमती जॉन रॉबिन्सन उक्त समस्या का हल बाजार अपूर्णताओं की सहायता से ढूंढने में इच्छुक थी। किंतु दोनों अर्थशास्त्रियों की कार्यभाति सर्वथा भिन्न थी। श्रीमती जॉन रॉबिन्सन ने प्रोफेसर श्राफा के विचार का अनुकरण करते हुए अपनी विचारधारा में से एकाधिकार को पूर्णतः समाप्त कर दिया तथा अपूर्ण प्रतियोगिता में की विचारधारा प्रस्तुत की, जबकि प्रोफेसर चैम्बरलेन ने अधिक बुद्धिमत्ता का परिचय देते हुए अपनी विचारधारा में प्रतियोगिता तथा एकाधिकार के मिश्रण को सम्मिलित किया। दोनों अर्थशास्त्रियों की विचारधाराओं का अंतर अल्पाधिकार है। अल्पाधिकार के बिंदु पर पूर्ण स्पष्ट होता है। जॉन रॉबिन्सन की अपूर्ण प्रतियोगिता की विचारधारा अल्पाधिकार पर कोई प्रकाश नहीं डालती, जबकि अल्पाधिकार अपूर्ण प्रतियोगिता का एक मुख्य रूप है। चैम्बरलेन ने अल्पाधिकार की समस्या का स्पष्ट विवेचन किया है। प्रोफेसर कैल्डोर के शब्दों में, चैम्बरलेन एकाधिकृत प्रतियोगिता में प्रचलित सामान्य प्रवृत्ति के शिकार हो गए हैं, जिस प्रवृत्ति को वे दृढ़ विश्वास के साथ प्रतिपादित करते हैं और तदनुरूप अपने पदार्थ के अत्यधिक विभेदीकरण का प्रयत्न कर रहे हैं। नंबर 2 आता है प्रोफेसर चैम्बरलेन के शब्दों में। पहले सुनिए, इससे पहले प्रोफेसर चैम्बरलेन अपनी पुस्तक टुवार्ड्स ए मोर जनरल थ्योरी ऑफ वैल्यू में निम्नलिखित बिंदुओं पर बल देते हुए अपनी एकाधिकृत प्रतियोगिता की विचारधारा को जॉन रॉबिन्सन की अपूर्ण प्रतियोगिता की विचारधारा से श्रेष्ठ मानते हैं। इसमें एकाधिकृत प्रतियोगिता में एकाधिकार तथा प्रतियोगिता दोनों का उचित समावेश है। इसमें उत्पादनों की विषमरूपता को उचित स्थान दिया गया है तथा पूर्ण प्रतियोगिता की भांति यह समरूप उत्पादन की कल्पना नहीं करता। इस प्रकार एकाधिकृत प्रतियोगिता वास्तविकता के अधिक निकट है। नंबर 3 है, इसमें अल्पाधिकार की स्पष्ट व्याख्या की गई है। अपूर्ण प्रतियोगिता की भांति एकाधिकृत प्रतियोगिता अल्पाधिकार की उपेक्षा नहीं करती। इसमें गैर कीमत प्रतियोगिता की उचित व्याख्या की गई है। वस्तु विभेद तथा विक्रय लागतों को वस्तु मूल्य निर्धारण में सम्मिलित किया गया है। इसमें लाभ अधिकतमीकरण के अतिरिक्त संपूर्ण लागत सिद्धांत को भी सम्मिलित किया गया है। चैम्बरलेन के विचार अधिक श्रेष्ठ क्यों हैं? प्रोफेसर चैम्बरलेन के विचार में
उपयुक्त बिंदु को उनके सिद्धांत को एक श्रेष्ठ स्थान प्रदान करते हैं। प्रोफेसर चैम्बरलेन एक अधिकृत प्रतियोगिता को वास्तविकता एवं व्यावहारिकता के अधिक निकट मानते हैं, क्योंकि उनके अनुसार वास्तविक जगत की बाजार संरचना में प्रतियोगी एवं एकाधिकारी दोनों प्रकार की प्रवृत्तियों का मिश्रण पाया जाता है। प्रोफेसर चैम्बरलेन के शब्दों में शुद्ध प्रतियोगिता और शुद्ध एकाधिकार की चरम सीमाओं के मध्य की स्थिति को चित्रित करने में एकाधिकृत प्रतियोगिता से अधिक सामान्य विश्लेषण का श्रेय यद्यपि हम दोनों को सम्मिलित रूप से मिलता है, परंतु वास्तव में यह श्रीमती रॉबिन्सन की अपूर्ण प्रतियोगिता में नहीं है। उपयुक्त तर्क देकर प्रोफेसर चैम्बरलेन ने अपनी विचारधारा की श्रेष्ठता स्पष्ट स्थापित की है। नंबर 2 आता है, रॉबिन्सन ने अपनी अपूर्ण प्रतियोगिता में वस्तु विभेदीकरण को कोई स्थान नहीं दिया है। प्रोफेसर चैम्बरलेन के अनुसार समूह की विभिन्न फर्में परस्पर प्रतियोगिता तो करती हैं, किंतु उनके उत्पादन समरूप नहीं होते बल्कि निकट स्थानापन्न होते हैं। श्रीमती जॉन रॉबिन्सन ने अपनी अपूर्ण प्रतियोगिता में वस्तु समानता की मान्यता मानकर बाजार की एक वास्तविकता से अपना मुंह मोड़ लिया है। श्रीमती रॉबिन्सन के अनुसार है इकोनॉमिक्स ऑफ इम्परफेक्ट कंपटीशन में अल्पाधिकार की अवहेलना का यह कारण नहीं है कि मैंने उसे व्यर्थ समझा, बल्कि यह है कि मैं इसका समाधान नहीं कर सकी। मैंने इसे मांग वक्र की परिभाषा से बाहर निकालने का प्रयत्न भी किया, परंतु दुर्भाग्यवश वह बेकार रहा। नंबर 4 आता है, प्रोफेसर चैम्बरलेन के अनुसार अपूर्ण प्रतियोगिता एक अधिकृत प्रतियोगिता के समान नहीं है, बल्कि इस दृष्टि से एक सामान्य सिद्धांत है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।